नमस्कार, स्वागत है आपका एचएन 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन प्रशासन हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर, अगर हम उत्तराखंड सहित और देश की राजनीति की बात करें तो जिस तरह से समीकरण बदलने शुरू हो गए हैं, राजनीति का परिप्रेक्ष्य बदलता जा रहा है, आप कैसे देखते हैं पूरे प्रक्रिया? देखिए, उत्तराखंड में जो वर्तमान में राजनीति का दौर है, पिछले 8.5-9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे शासन है। 2017 में कांग्रेस की सरकार हटा करके जनता ने इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता सौंपी और भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम बड़े बड़े वादे जनता के सामने किए, बेरोजगार नौजवानों से किया, महिलाओं से किया, पहाड़ के लोगों से किया, किसानों से किया, राज्य के हर नागरिक से कुछ ना कुछ वादा, कुछ ना कुछ आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने करा। तभी बीजेपी को 2017 में लोगों ने वोट दे करके सरकार सौंपी। 2017 से 2022 का जो कार्यकाल रहा, अपनी फितरत के अनुसार जब इस राज्य का गठन हुआ तो यहाँ पे अंतरिम सरकार बनी। अंतरिम सरकार में 14 महीने के अंदर 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने इस राज्य को दिए, अंतरिम सरकार में। उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने 5 साल शासन किया। भाजपा ने उल्टे सीधे झूठे आरोप लगा करके प्रचार किया कांग्रेस के खिलाफ, और नरेंद्र तिवारी जैसे कद्दावर नेता जिनके राज में जो 5 सालों में विकास हुआ, पूरे 25 सालों में अगर हम विकास की तस्वीर देखें तो सबसे बड़ी लकीर अगर कोई विकास की है तो नरेंद्र तिवारी जी के कार्यकाल की है। सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिडकुल हो, राज्य में विश्वविद्यालय हों, शिक्षा का विकास हो, मेडिकल क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, पूरे देहरादून में सेलाकुई से लेकर के और हरिद्वार होते हुए रुद्रपुर तक जो सिडकुल का विकास हुआ, लाखों बेरोजगार नौजवान, उनको रोजगार मिला उद्योगों में, जो उद्योग आए उस समय। सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा। शिक्षा विभाग में अकेले प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक लगभग 80,000 नियुक्तियां, रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर। आबादी के अनुपात में इतनी नियुक्तियां कहीं किसी प्रदेश में नहीं होंगी जितनी नियुक्तियां 2002 से 2007 के बीच में कांग्रेस शासनकाल में तिवारी जी के जमाने में हुई। बड़े बड़े विकास के कार्य हुए, नए नए आयाम बने। लेकिन भाजपा ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि 2007 में भाजपा सत्ता में आ गई, और जब भाजपा सत्ता में आ गई तो 2007 से लेकर 2012 तक उन्होंने अपनी आदत अनुसार 2 मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार में दिए थे, 3 मुख्यमंत्री 2007 से 2012 तक दिए। पहले बीसी खंडूरी साहब बनाए गए, उसके बाद निशंक साहब बनाए गए, फिर निशंक को हटा करके फिर खंडूरी जी बनाए, तो 3 मुख्यमंत्रियों की शपथ हुई एक कार्यकाल में। और विकास के नाम पर नीलबटा सन्नाटा, पूरे प्रदेश के अंदर जो औद्योगिकीकरण तिवारी जी ने शुरू किया था उस पर फुल स्टॉप खंडूरी जी ने लगा दिया। उसके बाद एक बार पटरी से गाड़ी उतर गई तो दोबारा से उद्योग लगने का जो सिलसिला था वो बंद हो गया राज्य में। और जनता 5 साल में भाजपा से अजीज आ गई। 2012 में फिर से कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनी, और कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम उत्तराखंड में 12 सालों में जो गैरसैंण कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे चला गया था, मुद्दा खत्म हो गया था, उसको दोबारा से फोकस में लाने का काम कांग्रेस ने किया। और गैरसैंण में टेंट में कैबिनेट, टेंट में विधानसभा, और उसके बाद पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर विधानसभा से लेके सचिवालय से लेके तमाम दफ्तर से लेके गैरसैंण को नगर पंचायत का दर्जा देने से लेके सारे काम कांग्रेस के ज़माने में हुए। लेकिन 2016 में जब लगा इनको, आपदा आई 2013 में, 13 में आपदा आई तो विजय बहुगुणा जी इस समय मुख्यमंत्री थे, जो भी थोड़ी बहुत चूक हुई। 2014 में जब हरीश रावत चीफ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस की सरकार ने पुनर्निर्माण के काम शुरू किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सहयोग करके जो पैकेज दिया 21,000 करोड़ रुपए का, उससे वहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण और पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जब काम होना शुरू हुआ
तो भाजपा को लगा है तो दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो 2016 में कांग्रेस के अंदर एक बड़ा विभाजन करके सरकार गिराने की कोशिश की गई और उसके बाद 2017 में पूरी ताकत लगा करके 2022 में पहले 17 में भाजपा सरकार आ गई और भाजपा सरकार जब 2017 में आ गई तो उसके बाद 5 सालों तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद 2022 में तो वोट चोरी हुई, उत्तराखंड में वोट चोरी करी, पूरे राज्य की जनता कह रही थी कांग्रेस आ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी कर्मचारी कह रहा था कांग्रेस आ रही है, पुलिस में असंतोष था, पुलिस के कर्मी कह रहे थे कांग्रेस आ रही है, राज्य का किसान कह रहा था कांग्रेस आ रही है, सारे जितने मुद्दे थे इनके खिलाफ थे। उसके बाद भी 2022 में ईवीएम में गड़बड़ करके वोट चोरी करके ये 22 में दोबारा सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद 3.5 साल का कार्यकाल इनका बीत गया। कभी भर्ती घोटाला 1, कभी भर्ती घोटाला 2, कभी हाकम सिंह 1, कभी हाकम सिंह 2, पेपर लीक, भर्ती घोटाला, प्रदेश के अंदर खनन, शराब, आबकारी, जगह जगह शराब की दुकानें, पूरे प्रदेश के अंदर नशे का कारोबार, पूरे प्रदेश के अंदर तमाम भ्रष्टाचार, आकंठ। इसके अलावा कुछ राज्य में है ही नहीं। चरम पर है बेरोजगारी। पूरे राज्य में 25 वर्षों में जो बेरोजगारी की दर आज है, 25 वर्षों में राज्य बनने से लेके अब तक हम 9 नवंबर 2025 को पूरे 25 साल के हो जाएंगे और इन 25 वर्षों में बेरोजगारी की दर क्लाइमेक्स पे है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। उसके बाद भी आप पूरे राज्य के अंदर सारे विभाग, उनमें आपने भर्तियां बंद कर रखी है। पुलिस की भर्ती, आप अंदाजा लगा सकते हो कि पुलिस की क्या हालत है कि आप एक थाने में जहां 10 दरोगा होने चाहिए एलोकेशन, वहां पे 5 या 6 दरोगा हैं। जहां 100 सिपाही होने चाहिए जिस थाने क्षेत्र में, उस जगह 40 से लेके 50 तक सिपाही हैं। 50% शॉर्ट अगर दरोगा हैं, 50% शॉर्ट अगर पुलिस की फोर्स है, तो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा, कानून व्यवस्था कैसे रहेगी? बेरोजगार नौजवान को आप भर्ती नहीं कर रहे हो, न दरोगा भर्ती कर रहे हो, न सिपाही भर्ती कर रहे हो और थानों में पुलिस एलोकेशन कम है। तो राज्य में एक तो एम्प्लॉयमेंट का जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिया आपने और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य के अंदर इतना बुरा हाल है कि राष्ट्रपति की विजिट में यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान में डकैती पड़ जाती है, दोबारा राष्ट्रपति की विजिट में हरिद्वार में डकैती पड़ जाती है। यहाँ पर पूरे स्टेट के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध, एक दिन ऐसा नहीं गुजरता प्रदेश के किसी न किसी कोने से किसी बच्ची की, किसी युवती की, किसी हमारी बहन की, किसी माँ की, उसकी अस्मत लूटने की बात ना हो। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मामला इतना गंभीर कि अंकिता भंडारी में भाजपा का स्वयं दायित्वधारी, उसका पूरा परिवार वो फंस गया। आरएसएस पृष्ठभूमि के लोग, भाजपा पृष्ठभूमि के लोग, भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा सरकार के दायित्वधारी, चाहे वो मुकेश बोरा हो, चाहे वो सल्ट के मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो चंपावत के मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो अनामिका शर्मा जो हरिद्वार की भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, उनकी 13 साल की बेटी उन्होंने सौंप दी अपने पुरुष मित्रों को जिन्होंने उसके साथ, बच्ची के साथ रेप किया। उसने अपनी मां के खिलाफ 164 का बयान दिया, आज वो जेल में है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में बीजेपी के पदाधिकारी और सरकार के दायित्वधारी जिस प्रकार से इन्वॉल्व है, पूरे राज्य के अंदर बहुत भारी आक्रोश इस समय जनता में है। और सबसे बड़ा करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो एम्प्लॉयमेंट में आप कोई किसी प्रकार का रोजगार सृजन नहीं कर रहे हो, किसी प्रकार की भर्ती नहीं कर रहे हो। SC, ST, OBC उनका बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है, उनकी जो रिक्तियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, आप भर्ती नहीं कर रहे हो। और ऊपर से अगर कोई पद निकल रहा है, उसकी कोई परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो इसलिए राज्य में बेरोजगार नौजवानों के अंदर जो आक्रोश है, उसका प्रदर्शन आपने देखा कि परेड ग्राउंड में 8 दिन में नौजवानों ने सरकार को हिला दिया। लेकिन 25,000 नौकरी की बात भी तो वही कर रहे हैं कि हमने 25,000 नौकरी दे दी, सीबीआई की बात मान ली है। तो युवाओं पर जो मुकदमे हुए, मुकदमे वापस लेने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कह रहे हैं कि लगातार हम जो टेंडर निकाल रहे हैं, नौकरियों को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का जो मामला है उसकी जांच SIT से हम करा रहे थे, लेकिन अब CBI से करा देंगे। अरे तुम्ही ने दर्द दिया तो दवा कौन देगा? तुम्ही ने दर्द दिया, दवा भी तुम्ही देना। तुमने नकल करवाई, तुमने पेपर लीक करवाया, तुमने पर्चा लीक करवाया, तुमने मजबूर किया कि छात्र नौजवान धरने पे बैठे। 8 दिन तक उनको धरने में, बारिश में, धूप में आपने बैठाया। उसके बाद कौन करेगा? सरकार मैं हूं थोड़ी हूं। यशपाल आ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? नेता विपक्ष है वो।
करण मारा है क्या मुख्यमंत्री? सूर्यकांत धस्माना है क्या कोई मिनिस्टर की पोस्ट में? हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपने नकल करवाई, आपका सिस्टम था, SSSC का चेयरमैन आपका था, पूरा जो सेंटर जहां से पेपर लीक हुआ वो स्कूल भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का था, धर्मेंद्र सिंह चौहान। हाकम सिंह भी आपकी पार्टी का था, संजय धारीवाल भी आपकी पार्टी का था। सारा तो तुम कर रहे हो कुकर्म, और उसका ठीकरा हमारे सर पे फोड़ोगे। अरे भाई, कर्म तुमने करे खराब तो उसका तुम्ही को करना पड़ेगा हिसाब किताब, तुम्ही को जांच करवानी पड़ेगी। इसलिए जांच करवाने की अगर ताकत मेरे पे होती, जांच करवाने की ताकत अगर करण मारा के पास होती, जांच करवाने की ताकत अगर यशपाल आर्य के हाथ, हमारे हाथ में था कि हम बेरोजगार नौजवानों की आवाज के साथ आवाज मिलाएं, उनकी आवाज को उठाएं। वो हमने उठाया और उठा रहे हैं आज भी। लेकिन आपने जो कुकर्म किए थे उसका हिसाब किताब हम कैसे देंगे साहब? आपकी सरकार है, आपने जांच का आदेश दिया, कोई एहसान थोड़ी किया। तुम्ही ने दर्द दिया, दवा भी तुम ही दोगे, लेकिन अभी दवा अधूरी है। अभी केवल पर्चा दिखाया है दवा का, अभी आपने संस्तुति करी है, उसकी स्वीकृति नहीं करी केंद्र की सरकार ने, उसको अभी CBI को नहीं सौंपा गया है। अभी आपने केवल संस्तुति का पत्र भेजा है। वो संस्तुति अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के। अगर सरकार की नीयत साफ होती, पहले मुख्यमंत्री गृह मंत्री से बात करते कि साहब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं रिकमेंड करके, आप तत्काल उसको स्वीकार करके और जांच बैठा दीजिए। तब तो हम मानते कि साहब बहुत बड़ा रुतबा है। भाई धाकड़ धामी तो बोलते ही हैं, तो हम भी आप बोल देते धाकड़ धामी है साहब। गृह मंत्री से देखिए 5 मिनट के अंदर CBI की संस्तुति करी, CBI की जांच बैठ गई। अभी तो UC ध्यानी साहब घूम रहे हैं, हरिद्वार गए हुए थे सेंटर में घूमने। SIT टीम गई हुई है, टिहरी SIT की टीम है देहरादून में। अभी तो SIT ही जांच कर रही है। कहाँ की CBI जांच, कब होगी CBI जांच? हमारी मांग है, और 3 तारीख को इसीलिए मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं कि आपने जांच का केवल संस्तुति करी, जांच अभी शुरू नहीं हुई, जांच अभी SIT कर रही है। और SIT तब तक क्या क्या गुल खिलाती है, क्या क्या उसमें बदलाव होते हैं, क्या क्या उसमें हेरा फेरी होती है, हमको क्या पता। ये तो जैसे ही CBI जांच की संस्तुति हुई थी, टेक ओवर होना चाहिए था। सारे कागजात, सारी GD, सारी FIR, सारे पर्चे, सारा जो कुछ आपने सील किया है वो सब कुछ CBI के हवाले होना था, और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। क्योंकि CBI भी तो तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी, CBI तुम्हारी, कोर्ट तुम्हारे, कचहरी तुम्हारे, सारी तो तुम्हारी, सब कुछ है। इसलिए हमें विश्वास नहीं है SIT की जांच खत्म हो, CBI की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। इसको लेकर 3 तारीख को हम कूच कर रहे हैं। अच्छा, गैरसैंण की आप बात करते हैं, गैरसैंण को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है कहीं ना कहीं सामने आता ही रहता है। आपने कहा कि टेंट में वहाँ पर कैबिनेट चलाई, तो विधानसभा वहाँ पर रखी गई, लोग बैठकर कामकाज किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे जो मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन घोषित की, अगर उनको करना होता तो उनके समय पर तो जो है पूरा मौका मिला, उस समय तो कुछ कहा नहीं गया। वहाँ पे टेंट में कैबिनेट करना, टेंट में विधानसभा करना, उसके बाद वहाँ विधानसभा बनाना, उसके बाद वहाँ सचिवालय बनाना, ये सारा राजधानी, स्थायी राजधानी की ओर हमारा कदम था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में खड़ा नहीं हुआ था, कोई राजधानी एक दिन में नहीं बनती। हमने जन्म दिया, नामकरण तुमने कर दिया, बच्चा किसी का, नामकरण कोई कर रहा। किसने टेंट में मैंने आपसे पूछा ना, किसने टेंट में कैबिनेट करी, किसने टेंट में विधानसभा करी? विधानसभा का भवन, सचिवालय का भवन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। आपने क्या किया? नाम रख लिया। ये बीजेपी वाले नाम रखने के अलावा कुछ करते हैं? इस शहर का नाम बदल दो, उस शहर का नाम बदल दो, इसके अलावा इनको कुछ आता है? काम करना आता है कुछ? तुमने बनाया क्या? तुमने तो बेचा ही बेचा है। तुमने और तुम्हारे बॉस ने दिल्ली में सब बेचा ही बेचा है। जो कांग्रेस ने खड़ा किया वो तुमने बेचने का काम किया। तुम्हारे बस का बनाना नहीं है। जो कुछ बनाया है कांग्रेस ने बनाया है, और कांग्रेस ने बनाया और नामकरण तुमने कर दिया, और कहते हो साहब हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी कर दी। ग्रीष्मकालीन राजधानी करने से काम नहीं चलेगा, उसको स्थायी राजधानी बनाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी उसको जिस दिन भी ताकत में अब आएगी, अगर घोषणा ही करनी है तो हम घोषणा भी कर देंगे। अभी तो हम विपक्ष में रह के कह रहे हैं, जिस दिन हम सरकार में आएंगे सबसे पहले कलम से कहेंगे कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए कांग्रेस काम करेगी, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, वक्त हो चुका है फिलहाल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष कांग्रेस सूर्यकांत धस्माना जी। धस्माना जी, राजनीति को लेकर बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2027 का चुनाव भी अब बेहद नज़दीक है। किस तरह से जो है पूरी तैयारियां जो है की जा रही हैं, संगठन को तैयार किया जा रहा है? कांग्रेस का संगठन सृजन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में पूरा हो गया है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए थे, 27 के 27 संगठनात्मक जनपदों में उन्होंने अपनी कसरत पूरी कर ली है। पार्टी के आम कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारियों से लेकर महत्वपूर्ण नेताओं से लेकर ग्राम पंचायत, वार्ड, ब्लॉक, जिला, महानगर, सारे सब स्तर के नेताओं से, और उसके बाद चुने हुए विधायक, चुनाव लड़े हुए विधायक का हमारे नेतागण, सांसद का चुनाव लड़े हुए नेतागण, इन सब से बातचीत करने के बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट एआईसीसी को सौंप दी गई है और अब एआईसीसी के हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब, हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, दोनों सह प्रभारी प्रगट सिंह जी और सुनील शर्मा जी, इनकी चर्चा होगी। उसके बाद एक राउंड चर्चा प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर से होगी और उसके बाद मैं समझता हूँ अक्टूबर 15 से पहले 27 के 27 जनपदों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो घोषित हो जाएंगे। कुछ लोग रिपीट होंगे, कुछ लोग नए बनेंगे, लेकिन संगठन का पुनर्गठन पूरे प्रदेश में होगा। इसके साथ ही प्रदेश की जो टीम करण महाराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, विधायक दल का जो हमारा पूरा लीडरशिप है, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, करण महाराज जी के नेतृत्व में पीसीसी के लोग हैं। हम लोग राज्य में कोई मुद्दा हो, पार्टी ने पहले दिन से लेके अब तक हम लोग सड़क पे हैं। सैकड़ों बार हमने विधानसभा कूच से लेके मुख्यमंत्री आवास कूच से लेके राजभवन कूच, हमने तो 1 महीने के अंदर 2 बार राजभवन कूच कर दिया, गिरफ्तारियां दी। मुख्यमंत्री आवास कूच की तो गिनती नहीं है। 3 तारीख को फिर अक्टूबर में हमारा मुख्यमंत्री आवास कूच है। अंकिता भंडारी से लेकर के तमाम प्रकरण जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हुए, प्रदेश के अंदर जो तमाम यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले हुए, खनन के मामले हुए, प्रदेश के अंदर जो तमाम अलग अलग जन सरोकारों के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे पे कांग्रेस फ्रंट फुट पे रह करके हमने लड़ाई न लड़ी। पार्टी की तैयारी विपक्ष में यही होती है। उसके अलावा संगठनात्मक गतिविधियां हमारी लगातार चल रही हैं। जैसे ही महानगर और जिला अध्यक्षों का पुनर्गठन होगा, हम पूरे 27 के 27 जनपदों में और 70 की 70 विधानसभा में BLA 2 की नियुक्ति करेंगे। बूथ लेवल एजेंट जो है हमारा, वो हमारी एक्सरसाइज हो गई है, लेकिन जैसे ही नए अध्यक्ष बनेंगे या दोबारा रिपीट करेंगे, हम लोग इस एक्सरसाइज को बहुत एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, हमारी कोशिश है कि हम 31 अक्टूबर से पहले इस काम को पूरा कर लें, जिससे कि अगर एसआई जैसी कोई कसरत इलेक्शन कमीशन यहाँ करता है तो यहाँ पर बिहार जैसी स्थिति ना हो। यहाँ पर गरीब लोगों का, वंचित लोगों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़े लोगों का, या कांग्रेस समर्थक लोगों का, या विपक्षी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, उनके वोटों को साजिशन भाजपा न कटवा पावे, उसके लिए हम संगठन को पूरा बूथ स्तर तक बहुत ताकत देंगे। जीएसटी को लेकर के उत्सव मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के बाजारों में घूम रहे हैं, स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जीएसटी को लेकर के बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, लोगों से बातचीत भी की जा रही है। आप 4 चीज़ बता दीजिए जो आपने सस्ती खरीदी हो पिछले 15 दिन में, 22 सितंबर से और आज 1 अक्टूबर तक आपने कुछ सस्ता खरीदा हो। अरे आपने 8 साल इस देश की जनता को लूटने का काम किया। 8 साल आपने 55 लाख करोड़ रुपए की लूट करी। 55 लाख करोड़ कुछ कम नहीं होता। इस देश के लोगों को आपने खून के आंसू रुला दिया, आपने आटे पे लगा दिया। औरंगजेब ने नहीं लगाया था भाई आटे पे, किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी अंग्रेजों ने इस देश के अंदर आटे पर टैक्स नहीं लगाया था। इन्होंने आटे पे टैक्स लगा दिया, इन्होंने कफन पे टैक्स लगा दिया, इन्होंने हवन सामग्री पे टैक्स लगा दिया। ये अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बोलते हैं, इन्होंने पूजा सामग्री पे टैक्स लगा दिया। तो ऐसे लोग जिन्होंने 8 साल जीएसटी लगा करके, गब्बर सिंह टैक्स, इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था, और राहुल गांधी ने कहा था 2 स्लैब होने चाहिए। अब आप क्यों थूक के चाट रहे हो?
अब आप कह रहे हो उत्सव मना रहे हैं, तो 8 साल आपने क्या किया? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा। 8 साल की लूट और उसके बाद छूट, ये केवल ढकोसलेबाजी है। एक सबसे बड़ा मुख्य जो बिंदु निकल कर आ रहा है, अब देखने को आ रहा है कि आई लव मोहम्मद पर एक जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश से जंग छिड़ी थी, लेकिन अब उत्तराखंड तक पहुंच चुकी है। आप कैसे देखते हैं इस प्रकरण को कि इसको लेकर के एक मुद्दा अलग से बनाया जा रहा है? ये भी सब भाजपा का तमाशा है। इस देश के संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे तमाम विद्वान जो हमारी संविधान सभा के तमाम सदस्य थे, उन्होंने देश को संविधान दिया और देश के संविधान में कहा कि सबको अपने अपने तरीके से अपना अपना धर्म मानने की छूट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू वर्शिप, अपने अपने तरीके से पूजा करने का अधिकार है। मैं घंटी बजाऊं, त्रिकाल संध्या करूं, आप नमाज करो, कोई अरदास करे, कोई प्रेयर करे, सबको अपना अपना धर्म, अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने का भारतीय संविधान इजाजत देती है। आप कौन होते हो कहने वाले कि आप इस तरह से करो, उस तरह से करो, ये खाओ, ये ना खाओ, इसको मानो, उसको ना मानो? कौन होते हो आप? देश में सब लोगों को अधिकार है। मुझे अधिकार है, नवरात्र हो रहे हैं, मैं त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण हूं, भगवती का आज नवमी का पूजन करके आ रहा हूं, अभी भंडारे का उद्घाटन करके आ रहा हूं। दशहरा में, विजयदशमी में जब रावण मारा जाएगा तो पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास होगा। त्रेता युग से चल रहा है वो, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया। युगों युगों से रावण को मारने की, जलाने की प्रथा है इस देश के अंदर। तो कौन कहेगा कि भाई मत जलाओ रावण? कोई कह देगा रावण से तो मेरी आस्था जुड़ी हुई है, रावण मत जलाओ, कैसे कह सकते हो? हमारी आस्था का विषय है, हम मानेंगे। इसी प्रकार से मुस्लिम अगर अपने इस्लाम धर्म को मानते हैं, अगर मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, उनको प्रेम करते हैं, कौन मना करेगा उन्हें? कैसे मना कर सकते हो? चाहे वो पोस्टर लगाएं, चाहे वो जोर से नारा लगाएं, आई लव मोहम्मद, मैं नारा लगा रहा हूं आई लव राम, वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। ईसाई भाई नारा लगा रहा है आई लव जीसस, सरदार कह रहे हैं आई लव गुरु। तो सब अपने अपने इष्टों को, गुरुओं को, धर्मों को, महापुरुषों को मानने की इजाजत संविधान देता है। तो कोई कैसे उस पर आपत्ति कर सकता है और कोई कैसे कह सकता है कि देश में ये बड़ा गलत काम हो रहा है? मेरे ख्याल से ये सब बीजेपी का पैदा किया हुआ है। लेकिन एक बात मैं और भी मानता हूं कि चाहे राम को मानने वाले हों, कृष्ण को मानने वाले हों, गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले हों, पैगंबर साहब को मानने वाले हों, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले हों, सब लोगों से मेरी अपील है कि जिनको मान रहे हो उनकी मानो भी तो। राम ने तो ये कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, कण कण में राम है, कण कण में हरि है, हर जगह ईश्वर है। ये तो तुलसी बाबा कह गए भाई रामचरितमानस में, और हम राम को मान रहे हैं, उनकी कहीं भी बात मान ही नहीं रहे। बिल्ली के झूठे भेर खाए थे वो तो हम मान ही नहीं रहे। अपने माँ बाप के कहने पे 14 साल वनवास चले गए, वो बात तो हम मान ही नहीं रहे। मोहम्मद साहब को मानने वाले, उनको कहना चाहिए, उनको मानना चाहिए कि मोहम्मद साहब पे कूड़ा डालती थी एक औरत, और एक दिन कूड़ा नहीं डाला तो हालचाल जानने चले गए कि कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ये थे मोहम्मद साहब, उनकी सिखाई हुई सीख। ईसाइयों के जीसस क्राइस्ट, जिनको सूली चढ़ाई, और सूली चढ़ाने वालों को उन्होंने कहा कि ओ फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, इनको माफ करो। जिन्होंने सूली चढ़ाया उनको गुरु, हमारे गुरु 10 सिखों में जो हमारे 10 गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ का सृजन किया, अभी हम 350 साल मना रहे हैं गुरु तेग बहादुर का, जिन्होंने पूरी दुनिया में मिसाल कायम करी, धर्म के लिए, कौम के लिए, देश के लिए कितना बड़ा त्याग किया, अपना सिर दे दिया, सर दे दिया। तो उन गुरुओं के, उन महापुरुषों के, उन भगवानों के, उन इष्टों के बताए हुए रास्ते पे तो हम चल ही नहीं रहे। उनके नाम पर तलवार निकाल करके मारने को तैयार है, हिंसा करने को तैयार है। किसी ने नहीं सिखाया हिंसा करो। कुरान शरीफ में और इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में 5 घर भूखे हैं, और भूखे में ये नहीं कहा कि मुसलमान हैं, भूखे हैं, और आप नमाज अदा कर रहे हैं खाना खा के, तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। कोई मानता है इस बात को? तो हम लोग जो महापुरुषों ने बताया है, जो हमारा धर्म सिखा रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्, मान रहा है कोई इसको? सब सुखी हो, सब में ये कहा कि केवल हिंदू सुखिनः भवन्तु सुखिनः, ये कहा गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे में तो सब आ रहे हैं।
सर्वे संतु निरामया, सब निरामय हो, सब निरोगी हो। तो जो हमारे धर्म ने, जो हमारे मजहब ने, जो हमारे पंथ ने, जो हमारे रिलीजन ने, हमारे महापुरुषों ने जो हमको सिखाया है, वो हम बोल नहीं रहे। उनका पोस्टर लेकर के, उनकी तस्वीर लेकर के, उनकी मूर्ति लेकर के, हम तलवारें लेकर के एक दूसरे को मारने जा रहे हैं। वो उनके खिलाफ है, उनके बताए हुए रास्ते के खिलाफ है। इसलिए सारे देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, सबसे मेरा आग्रह है कि उनके नाम पर मत लड़ो जिन्होंने तुम्हें प्रेम करना सिखाया। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष जो वरिष्ठ हैं और लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे थे। देश प्रदेश के कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए एजेंट 24/7 पर। नमस्कार।